तो आश्रम का काम तो हमारा चालू हुआ है तो एक छोटी सी कहानी से। वो जो कहानी ये है कि ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाला है, तो प्रलय आएगा तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा ना। तो ऋषि लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों का बीज इकट्ठा किए और एक नाव में चढ़े। प्रलय आया, सारी धरती डूब गई और नाव बह गई। जब प्रलय शांत हुआ तो धरती जब बाहर निकली तो ऋषि लोग वही बीजों से फिर एक सृष्टि किए। ये पुराणों में कहानी है। तो फिर उसी से सृष्टि किए जिस सृष्टि में हम लोग रहते हैं। ये सृष्टि प्रलय के बाद फिर जो चालू की गई है उस सृष्टि में हम लोग रहते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमको भी लगा कि एक प्रलय आया हुआ है, जिस प्रलय में यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय विज्ञान, भारतीय विद्याएं, भारतीय व्यवस्थाएं, ये सब इस प्रलय में खत्म होगा। और वो प्रलय का नाम है पाश्चात्य विज्ञान। पाश्चात्य विज्ञान के नाम से जो प्रलय आया हुआ है उसमें यहाँ का कुछ बचेगा नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो हमको भी लगा कि ये सब खत्म होने के पहले पहले सारी चीजों का बीज इकट्ठा कर लिया जाए कि इस इलाके में हर चीज कैसे होती थी, हर चीज की अपनी व्यवस्थाएं क्या थी, इसको एक बार अध्ययन कर लिया जाए, इसको इकट्ठा कर लिया जाए पूरे से। तो उस हिसाब से हम लोग चालू हुए थे कि देखा जाए कि इस इलाके में लोहे से लेके कागज और काजल तक कैसे बनता था, ये सब कुछ कैसे बना लेते थे लोग। इस इलाके में बहुत लोहा बनता था, साल का 1 लाख टन लोहा बनता था, चंद्रपुर से लेके चेन्नूर तक। और निर्मल के पास जो दस्तूराबाद है ये सबसे बड़ा मार्केट था उसका लोहे का। आज से 2000 साल पहले भी यूनान के लोग, ग्रीक के लोग यहाँ से बहुत लोहा खरीदे। इस लोहे को दमश्क बोलते थे। तो वहाँ जो दमश्कस जो शहर है वो इसी लोहे के नाम से पड़ा है। ये लोहा दुनिया भर में तलवारों के लिए मशहूर, आदिलाबाद का लोहा। वैसे लोहा तो हिंदुस्तान में हर जगह 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 बहुत बना है। मध्य प्रदेश में बहुत लोहा बना है, बंगाल में बहुत लोहा बना है, हर जगह बहुत लोहा तैयार किया है लोग। और लोहा तैयार करने की भट्टियां वट्टियां बहुत छोटी छोटी, ये सब एक पद्धति थी। तो लोहे से लेके काजल तक लोग कैसे बना लेते थे, ये सारी चीजों को हम लोगों को लगा कि इसको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये सब विद्याएं खत्म हो जाएगी, इसका एक अध्ययन करना है। तो बात ये है, उसी चक्कर में हम लोग निकले, फिर ये सब देखना चालू किए, खूब घूम घूम के ये सारी चीजों की जानकारियां लेना है, देखना है, इसको जैसे बचा के रखना है रख सकते हैं। अब ये रहा शुरू से मेरे पास में ये रहा है कि धन, जन और साधन, ये तीन में से एक भी चीज मेरे पास नहीं रहेगी। न धन रहा, न लोग साधन, लोग रहे, जन रहे, न साधन रहा। ये तीन के बिना ये सब चला है समझो। ये तो अभी भी नहीं है। तो अब जन तो बहुत हो गए, मगर बाकी और सारी चीजें तो अभी भी नहीं है पास में। तो अध्ययन करने के लिए तो खैर इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्या करना था, जाके जानकारी ही लेना था ना। मगर रिकॉर्ड ये सब कर नहीं पाए, जो कर सकते थे कर लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ हमारे से। कुछ कोशिश भी की मगर वो हुआ नहीं। तो ये है कि भारतीय सभ्यता, तो सभ्यता किसको कहते हैं, सभ्यता के मूल में क्या होता है, फिर संस्कृति किसको कहते हैं, परंपरा क्या है। सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था, जिस दिन वो अर्थव्यवस्था टूटती है वो सभ्यता खत्म। आज हम लोग कौन सी सभ्यता के लोग माने जाएंगे। और संस्कृति के मूल में हमेशा एक सौंदर्य दृष्टि, और परंपराओं के मूल में एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा परम तत्व जो दृश्य अदृश्य आगे की पीढ़ी को दिया जाता है। वो फिलॉसफी एक तत्व होता है, तो वो आगे की पीढ़ी को दिया जाता है, वो तत्व है। तो दृश्य अदृश्य किसी भी रूप में सभ्यता एक अर्थव्यवस्था का नाम होता है, और वो एक अर्थव्यवस्था जिसमें सारे समाज को व्यवस्थित किया जाए कि ये समाज कैसे जीना है, हर एक की जीने की व्यवस्था की जाती है। तो वो एक सभ्यता है। मैं मोटे में तुम लोगों को बताता हूँ कि गुजरात में साड़ी बांधी जाती है, महाराष्ट्र में साड़ी बांधती है औरतें, तेलंगाना में साड़ी पहनती है, बंगाल उड़ीसा में साड़ी बांधती है, बंगाल में साड़ी बांधती है। एक बिना सिया हुआ कपड़ा सारी औरतें बांधी है ना, लपेटी। अगर इनको सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे
तो हम बोल सकते हैं कि ये बंगला है, ये उड़िया है, ये तेलंगाना की है, ये महाराष्ट्रियन है, ये गुजराती है। कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे सारी सभ्यता है जो सबके लिए समान है। साड़ी बांधने का वो ढंग अपने प्रकृति, पर्यावरण, अपने कामों पर आधारित, उसको इस्तेमाल करने का जो ढंग है वो संस्कृति है। सुंदर ढंग से इस्तेमाल करने का जो ढंग है वो संस्कृति है। मगर ये दोनों के बीच में साड़ी ही क्यों और कपड़ा नहीं दूसरा? साड़ी की परंपरा क्यों, दूसरा कपड़ा क्यों नहीं? उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसका अपना एक तत्व है कि यही क्यों थे। परंपराओं को तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होती है। परंपरा नियम नहीं, नियम बदले जा सकते हैं, परंपराओं को बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक तत्व है। तो संस्कृति के मूल में हमेशा एक सौंदर्य दृष्टि रहती है। अपनी चीजों को इस्तेमाल करने का जो ढंग है, कैसे करना है, अपने प्रकृति, पर्यावरण के साथ में सामने करके जो जीने का ढंग है वो संस्कृति है। मगर एक चीज ये होती है कि सभ्यता में बहुत बड़ी भूमिका उस समय की जो टेक्निकें हैं, जो विद्या है, उसकी होती है। अभी जैसे है हमारे पास की जो कारागिरी थी बहुत छोटी छोटी थी, बहुत छोटे कारखाने, बहुत छोटे थे। हर सारी चीज को बहुत सिंपल कर दिया गया, छोटा कर दिया गया और इन सबको व्यवस्थित किया गया पूरा। वो एक अर्थव्यवस्था थी, कैसे व्यवस्थित करना है, क्या करना है। तो सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है जो सारे समाज में को व्यवस्थित कर। सभ्यता कभी भी तुमको ये नहीं बोलेगी कि तुम इस परमात्मा को मानो, इसको मत मानो। सभ्यता का बोलना यह है कि तुम किसी को भी मानो, समाज में ऐसे रहो। इतने दिन से बात चल रही है, जितने दिन भी बात चलेगी, मेरी कहीं बात में कहीं परमात्मा नहीं आता है। बिना परमात्मा को बीच में लाए भी एक समाज बहुत सुसभ्य ढंग से जी सकता है ना। तो वो कैसे हमारे लोग कर लिए थे कि हमारी सभ्यता में परमात्मा नहीं आता है बीच में कहीं भी, कि तुम इस परमात्मा को मानो, इसके अनुसार ही तुमको जीना है, ऐसा है। ये मत है, ये मतों का काम है। मत अलग है, सभ्यता अलग है। मत सभ्यता नहीं है। सभ्यता में बहुत मत हो सकते हैं, हमारी सभ्यता में बहुत मत है, मगर ये मत सभ्यता नहीं, न मत संस्कृति है। कहीं का भी वैष्णव होगा, तेलंगाना में भी वैष्णव होगा, महाराष्ट्र में भी वैष्णव होगा, गुजरात में भी होगा, मगर वहां वैष्णव औरत उसी ही साड़ी पहनेगी, यहाँ तेलंगाना में भी वैष्णव औरत उसी ही साड़ी पहनेगी। मत के हिसाब से इनका कुछ नहीं बदलता है, संस्कृति नहीं बदलती है। मत संस्कृति, मत के हिसाब की संस्कृति नहीं बनती है। मत सिर्फ एक व्यक्ति से चालू होता है, वो व्यक्ति के लिए होता है। सभ्यता समाज तय करता है बैठ, और वो समाज के लिए होता है। एक सभ्यता की अर्थव्यवस्था बनाने के पहले ये सोचना पड़ता है कि समाज को कैसे जीना है। समाज चाहे तो सन्यासियों की तरह जी सकता है, अकेला अकेला। समाज चाहे तो समूह में भी जी सकता है। समाज एक परिवार के हिसाब में भी जी सकता है, अपने आप में। मगर हमारे पास में सोचा गया कि समाज एक सामाजिक ढंग से जीना है, और सामाजिक ढंग से अगर समाज जीना है तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे होगी, उसकी जीवन शैली कैसे होगी, ये सोचना पड़ता है। सामाजिक रूप से अगर जीना है, सामाजिक ढंग से जीना है, तो हमारे पास सामाजिकता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि हमको सामाजिक होकर के जीना है। और सामाजिक ढंग से जीना है तो इसकी जीवन शैली कैसी होना है, फिर वो जीवन शैली के अनुसार फिर अर्थव्यवस्था बनती है। वो जीवन शैली के अनुसार एक डिजाइन की कल्पना की जाती है कि कैसा डिजाइन होने से ये समाज सामाजिक ढंग से जी सकता है। तो डिजाइन की कल्पना वहां पे आती है हमारे पास में। डिजाइन जैसे है कि आज NID के लोग हैं, डिजाइन की उनकी अपनी परिभाषा है। उनका ये बोलना है कि डिजाइन एक समस्या का समाधान है। बैठना एक समस्या है, बैठने के लिए जो चीज की जाएगी वो डिजाइन है, ये वो लोगों का मानना है। और कई लोगों का ये मानना है कि डिजाइन रोजगार पैदा करने वाली मशीन है। आज ये माना जाता है कि जिसको जितना ज्यादा डिजाइन आएगा वो उतनी ज्यादा कमाई करेगा। ये भी एक परिभाषा दी गई है। कई लोगों का बोलना यह है कि डिजाइन सहूलत का नाम है, हर एक को जो सहूलत दी जाती है वो डिजाइन है, ये बोलते हैं। सुना हूं मैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से। तो फिर हमारे लोग डिजाइन किस चीज को मानते थे? हमारे पास में एक बात चलती थी
कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है मगर मिल नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया नाम की एक चीज है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती है। तो ये माया क्या है फिर? माया क्या है? जिसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, जिसको वश में किया जा सकता है। तो मेरा बोलना ये है कि ये जो डिजाइन है ये माया है। अगर तुम ऐसा घर बनाओगे तो ऐसा जियोगे, और ऐसा घर बनाते हैं तो ऐसे जियोगे, ऐसी वेशभूषा पहनते हैं तो ऐसे जियोगे, अगर ऐसी वेशभूषा पहनते तो ऐसे जियोगे। पूरी डिजाइन का तुम्हारे जीवन शैली पर असर होता है, जीवन शैली पर प्रभाव होता है। तो डिजाइन का काफी बड़ा प्रभाव है एक सभ्यता पर। मगर सभ्यता ये तय करती है कि पहले कैसा जीवन जीना है, और सामाजिक जीवन जीना है तो उस हिसाब की जीवन शैली की कल्पना की जाएगी, उस हिसाब से डिजाइन होगा या सब कुछ होगा। तो हमारे पास में सामाजिक ढंग से जीना है, इसकी कल्पना की गई थी। उसके हिसाब की एक अर्थव्यवस्था बनी थी जो एक सभ्यता कहलाई। तो पहले जब गांव होते थे तो एक गांव में कम से कम 18 तरह के कारीगर, 18 रकाल 12 वर्ष ज्येष्ठ उनको, और हर कारीगर की 12 उपजातियां होती थी। लोहार है तो लोहार की 12 उपजातियां हैं, कुम्हार है तो कुम्हार की 12 उपजातियां हैं, किसान है तो किसान की 12 उपजातियां हैं, हर जाति की 12 उपजातियां हैं। तो ये कि उस समय के लोग क्यों ये सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश किए गांव में? उस समय के लोगों का मानना यह था कि दुनिया हमारा गांव नहीं है, दुनिया हमारा गांव कभी नहीं हो सकता, हमारा गांव हमारी दुनिया बन सकता है। हम अपने गांव को अपनी दुनिया बनाना है। दुनिया में जितनी चीजें तैयार होती है वो हम अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई? वहां भी बनाने वाला आदमी है, यहाँ भी आदमी है ही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दुनिया में जितनी चीजें बनती है वो हमारे गांव में बनना चाहिए। उस हिसाब से वो लोग कल्पना किए, उस हिसाब से हर टेक्नोलॉजी को लोग डेवलप कर लिए, में बढ़ावा दे दिए। हर तरह के कारीगर को गांव में रखने की कोशिश की जाती थी। तो बात ये आती है कि कोई भी कोई काम क्यों करता है? कोई भी आदमी कोई काम इसलिए करता है क्योंकि उसको आहार की सुरक्षा बहुत महत्वशाली है। कोई काम करने के पहले वो आदमी ये देखता है कि जो काम मैं करने वाला हूं, इस काम में मैं और मेरा परिवार आसानी से जिंदगी काट सकता है या नहीं। ये आहार की सुरक्षा अगर उसको दिखाई दे तो दुनिया में कोई भी काम हो कर देगा, उसको छोटा काम नहीं मानता है। दूसरा, उस काम को लेकर के वो समाज में गौरव चाहता है। ये दो चीज नहीं है तो कोई काम आदमी कभी नहीं। तो ये दो चीज कौन देना है हर एक को? आहार की सुरक्षा और समान गौरव, ये कौन देना है? ये तो समाज ही दे सकता है, कोई सरकार नहीं दे सकती। तो हमारे पास ये दो चीजें कैसे दी गई थी हर एक के लिए? हर एक को कैसे बनाया गया? अब किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है? कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है ना। जरूरत है तो कोई चीज लेगा, या कोई चीज सुंदर दिखाई दे तो लेगा, उसके बिना लेता नहीं। जरूरत है तो लेगा, या सुंदर है तो लेगा, उसको सुंदर दिखाई देना चाहिए तो कुछ भी कीमत लगा के देगा। तो मार्केट में जरूरत और सुंदरता दोनों महत्वशाली है, मगर करने वाले के लिए आहार की सुरक्षा और गौरव, ये दो बहुत महत्वशाली। तो ये दो चीजें कैसे दी गई? क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एक आदमी अपने गांव में अपने घर में रह करके नहीं जी पा रहा है। हर एक को जीने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा समाज संचार जाति वाला हो गया। खाना बगोश क्यों निकल रहा है? सिर्फ खाना कमाने के लिए। ठीक है, किसी के हाथ में सोने का कटोरा है, किसी के हाथ में मिट्टी का कटोरा है, मगर निकले दोनों खाने के लिए है। और दूसरी ये बात हो गई कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने से चालू करता है और अपने से खत्म भी कर रहा है। जो जिंदगी ये बच्चा जिएगा, इसकी संतान वो जिंदगी नहीं जिएगी। जो इसके पिताजी जो जिंदगी जिए वो ये नहीं जी रहा है, इसकी संतान इसकी जिंदगी नहीं जी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने से चालू करता है और अपने से खत्म कर ले रहा है। और तीसरी बात यह है कि आज
एक छोटा सा परिपक्व जीवन जीने के लिए हर एक को 10 काम करना पड़ रहा है। कोई एक काम में अपना परिपक्व जीवन नहीं जी पा रहा है, ये है ना। इतना होने के बाद भी कोई एक व्यक्ति अपना घर ना तो अपनी कमाई से बना पा रहा है, न अपनी संतान को अपनी कमाई से पढ़ा पा रहा है, न अपना घर अपनी कमाई से बना सकता है, न अपनी संतान को अपनी कमाई से पढ़ा पा रहा है, न कोई धंधा अपनी कमाई से कर पा रहा है। यकीन है ना अभी। तो बात ये आती है कि फिर ये जब सोचते हैं, देखते हैं कि ये नई व्यवस्था बनने के पहले, ये संचार जाति की व्यवस्था बनने के पहले हिंदुस्तान का आदमी जनसामान्य यात्राओं के नाम पे पूरा देश घूमता था, मगर जीता अपने गांव में था। जीने के लिए वो बाहर नहीं करता। यात्राओं के नाम पे घूमता जरूर था पूरा देश, मगर जीता अपने गांव में था। तो कैसे जी लेता था वो अपने गांव में, क्या पद्धतियां थी उसकी जीने की, इसको एक बार से समझना। आज तो ऐसा संभव नहीं है। जब समाज पूरा संचार जाति वाला हो जाता है तो ना तो उसकी कोई सभ्यता होती है, ना उसकी कोई संस्कृति होती है, ना उसकी कोई परंपरा होती है। वो बच्चा जब तक गांव में था उसकी अपनी संस्कृति थी, उसका अपना सब कुछ था, इन सब का। आज वो बाहर निकल गए, अब उनकी कोई संस्कृति नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं। गोंड समाज में जूता पहनना निषेध था, चप्पल नहीं पहना जाता था। आज ये भरपूर जूते का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े दिनों में अपने घर की रसोई तक जूता पहन के जाएंगे ये लोग। खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये संचार जाति वाला है ना। तो संचार जाति वालों की जरूरत तो बहुत कम होती है। बीमार पड़ने पे एक डॉक्टर दिखना चाहिए, बस से उसको। छोटे छोटे बच्चों के लिए 8वीं 10वीं का एक स्कूल मिल जाए, बस से उसको। नमक मिर्च के लिए 2-4 दुकानें, 2-4 होटल है, तो बस। इससे ज्यादा की इसको कोई जरूरत ही नहीं होती। कभी थोड़ा बहुत समय मिल गया तो मस्ती मारने का ये अपना ढंग बना लेते हैं। मस्ती मारना है, आनंद नहीं लेना है, मस्ती मारना है, बस हो गया। ये इनकी जीवन शैली होती है संचार जाति वालों की। तो जैसे एक व्यक्ति में ठहराव नहीं होता है तो वो चंचल स्वभाव का है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में अपनी। ऐसे ही एक समाज में भी अगर ठहराव नहीं होगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। समाज में कुछ करना है तो उसके भीतर ठहराव होना जरूरी है, समाज में ठहराव होना जरूरी है। तो ये काफी कोशिश की गई कि समाज को स्थिर किया जाए एक समय पर। स्थिर होकर के जब जीते हैं तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें पनपती है उसमें, नहीं तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब तुम है कहीं जाकर के जी रहे हो, ये बच्चा कहीं जाके जी रहा है, इसको क्या चीज की पड़ी है। बहुत महाराष्ट्र के या आंध्रा के लोग यहाँ आके जीते हैं। आंध्रा के लोग यहाँ बहुत है। यहाँ एक श्रावण मास की अमावस्या को एक बैलों की पूजा होती है, पोलाल। ये खड़े रहते हैं, क्या है भाई, बैलों की पूजा कर रहे, ये पोलाल फंड उगा है, यहाँ ऐसा ये हमारे पास नहीं है, वो नहीं करेगा। फिर वहां का कोई त्योहार यहाँ करता है क्या? नहीं करता। हमारे कौन लोग है बोलता वहां का त्योहार करने के लिए, है ना। तो इसकी संतान कोई भी त्योहार नहीं करती, ना वहां का ना यहाँ का। तो संचार जाति वाले समाज में ऐसा सब कुछ होता है। तो हमारे पास में जो लोग यात्राओं के नाम पर देश भर घूमते थे मगर जीते अपने गांव में थे, तो कैसे जी लेते थे? मट्टी खा के तो नहीं जी, है ना। वो भी अन्न खाए हैं, वो भी सोना पहने हैं, आज से बहुत ज्यादा सोना पहने हैं ये लोग। हमारे घर पर एक रेड्डी साहब किराए से रहते थे, साया रेड्डी, महबूब नगर के थे। तो उनकी बीवी को दुख आता था। महबूब नगर के पास कहीं वो दीवान थे किसी के पास में, तो उनको बड़ा दुख आता था कि हमारी अम्मा हमको 30-30 किलो सोना तोल के दी 30 किलो सोना तोल के दी हमारी बहनों को, और हम हमारी बच्चियों को 3-3 किलो भी सोना नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख आता था कि 3 किलो सोना, मेरे कम से कम, उसकी 3 बच्चियां थी, एक एक कुछ 3-3 किलो सोना देना है। ये मेरा आदमी तो बर्बाद कर दिया है काफी पैसा। तो 10 किलो सोना है तो 3-3 किलो देके 1 किलो मैं अपने पास रखूंगी। तो इतना सोना तो था ही था। स्काईवेव गिरने के पहले मैं करीमनगर गया था।
स्काई ब्लेड जो गिरने वाला था, सोना नाश किए लोग, मुर्गियां मार मार के खा गए। इतना डरा दिया गया था कि लोग बर्बाद हुए उसमें। तो जब करीमनगर के इलाके में गया तो सुबह सुबह झाड़ने वाली औरत के शरीर पे कम से कम 20 तोले सोना था। दुनिया भर का गले में पहनी हुई, कानों में पहनी हुई, यहाँ पे सोने के कड़े थे, उसके पैरों में इतने मोटे मोटे चांदी के कड़े। तो वो झड़ाई कर रही थी, कम से कम 20 तोले सोना था उसके पास। अब ये बच्चे को मालूम है या नहीं मालूम है, इसकी दादी कम से कम 2 किलो चांदी पहनती थी। यहाँ के गोंड औरतों के पास, कोलाम औरतों के पास, लंबाड़ा औरतों के पास कम से कम 2 किलो चांदी होती थी एक एक औरत के शरीर पे, इतनी चांदी पहनते थे। ये तो सब चाहिए था वो लोगों को भी, ये सब तो वो लोग भी किए। तो कैसे कर गए? जो हाई फाई वाला जो जीवन जीते हैं बंजारा हिल्स के ऊपर, वो, और वो जो झाड़ों के नीचे मामूली जो लोग जीते हैं, वो दोनों की जीवन शैली एक ही हो। अब ऐसा है कि ये लोग भी माँ बाप बेटा सब बैठ के दारू पियेंगे, सिगरेट पी, बीड़ी काटती। वो बड़े परिवारों में भी वही होता है, कोई बुरा नहीं मानता है ना। कुत्ते वो लोग पालते, कुत्ते इनके पास भी बहुत रहते। अब बात ये है कि वो लोगों में जरा मियाँ बीवी में गड़बड़ हो गई, फटाक से तलाक हो जाएगा, वो किसी के साथ घूमेगी, ये किसी के साथ घूमता। ठीक इनके उसमें भी वैसे ही होता है, थोड़ी सी लड़ाई हुई, पंचायत हुई, खत्म, दूसरे दिन वो किसी के साथ, ये किसी के साथ, कोई बुरा नहीं मानता है। तो ये दोनों की, ये बिच्छगालों की और वो बहुत पैसे वालों की जीवन शैली एक ही जैसी है, फर्क नहीं है कुछ भी। अब उनके घरों में चले जाओ तो बाथरूम में पानी नहीं रहेगा, बैठने में कागज रहता है। ये लोग भी बाहर जाएंगे पानी देखने, पत्ते वत्ते साफ करके आएंगे। तो दोनों की जीवन शैली एक ही है, मगर फर्क कहाँ आकर के होता है कि वो लोगों के खाने में नमक, मिर्ची, तेल, शक्कर बहुत कम होता है, इनके पास में वो कई गुना ज्यादा रहता है। बस ये एक फर्क है दोनों में। ये बगत ये चाय डाल करूं, आलस चाय तो शक्कर, ये खाना पाए खूब नमक मिर्ची तेल डालेंगे, उनके खाने में नमक मिर्ची तेल नहीं होता है। भाई ये एक फर्क है, बाकी और जीवन शैली एक ही है।